Hello everyone, welcome to my channel. I am Nidhi. So today we are going to study our third chapter of class 10 geography, that is water resources. तो हम फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी जान चुके हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। अब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि वाटर कैसे हमारे लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। तो ये बात हम सभी जानते हैं कि हम सब फोन, कार, स्कूटी, साइकिल, पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बिना हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हम पानी के बिना तो जिंदा नहीं रह सकते, है ना। तो इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि वाटर जो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, क्या हम इसको सेव रख पा रहे हैं या फिर नहीं रख पा रहे हैं, और कैसे हम इसको कंजर्व कर सकते हैं। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जान लेते हैं जिनसे कि चैप्टर समझने में आसानी होगी। सबसे फर्स्ट टर्म है वाटर स्कैर्सिटी। वाटर स्कैर्सिटी इज द लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेज टू मीट द स्टैंडर्ड वाटर डिमांड। मतलब जब फ्रेश वाटर की शॉर्टेज हो जाती है जिससे कि हम अपनी नीड्स को पूरी नहीं कर पाते, उस सिचुएशन को बोलते हैं वाटर स्कैर्सिटी। नेक्स्ट टर्म भी यही है कि फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर क्या होते हैं। फ्रेश वाटर मीन्स जिस पानी में सॉल्ट कंटेंट कम होते हैं उसे हम बोलते हैं फ्रेश वाटर। ये लेक्स में मिल सकता है, रिवर्स में भी, पॉन्ड्स में भी, ग्लेशियर्स, स्ट्रीम्स में भी और ग्राउंड वाटर में भी। इसको हम पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सॉल्ट वाटर को हम पीने के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होते हैं। सॉल्ट वाटर हमें ज्यादातर सीज और ओशंस में मिलता है। नेक्स्ट हमारी टर्म है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसको हम वाटर साइकिल भी बोलते हैं। इसको तो हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट टर्म है MNCs, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। तो MNC नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसी कंपनीज जो डिफरेंट कंट्रीज में अपना बिजनेस परफॉर्म कर रही हैं। मतलब एक कंट्री में इनका हेड ऑफिस होता है और उसके अलावा भी इनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं अलग अलग कंट्रीज में, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं MNCs। तो चलो इन टर्म्स को जानने के बाद हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमारे स्कूल में टीचर्स ने हम सबको कभी ना कभी अर्थ बनाने के लिए जरूर बोल रखा है। तो हम सब अर्थ की पिक्चर बनाते टाइम क्या करते थे, जो ज्यादा एरिया होता था अर्थ का ब्लू कलर से कवर करते थे और जो कम एरिया होता था वो ग्रीन या येलो कलर से कवर करते थे। कभी सोचा है कि ऐसा हम क्यों करते थे? नहीं सोचा होगा, चलो मैं बताती हूँ। क्योंकि हमारी अर्थ का 71% एरिया तो वाटर से कवर्ड है। अब ये न्यूज चैनल वाले हमेशा बोलते रहते हैं कि सेव वाटर। क्यों करें वाटर को सेव? जब हमारे पास इतना सारा पानी है तो वाटर को सेव करने की क्या जरूरत है? तो कुछ तो रीजन होगा इसके पीछे। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि हमारी अर्थ पर जितना भी पानी है उसमें से 96.5% वाटर ओशियंस और सीज के पास है। मतलब वो तो फिर सॉल्ट वाटर है और उसको तो हम पीने के लिए यूज ही नहीं कर सकते। सिर्फ 2.5% वाटर ही फ्रेश वाटर है और उस फ्रेश वाटर में से भी 70% तो ग्लेशियर्स, ग्रीनलैंड, आइस शीट्स, माउंटेन रीजन्स में है, जिसको पाना थोड़ा मुश्किल है। सिर्फ 30% पानी ही ग्राउंड वाटर के रूप में स्टोर्ड है। इंडिया के पास वर्ल्ड का 4% वाटर है और इंडिया 133rd नंबर पर है वाटर अवेलेबिलिटी की लिस्ट में। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 से इंडिया के बहुत सारे पार्ट को वाटर स्कैर्सिटी की समस्या को भी झेलना पड़ सकता है। अब 2025 तो ज्यादा दूर नहीं है, तो आज से ही पानी को वेस्ट करना बंद कर दो। तो तुम ये 1 घंटे तक शावर के नीचे खड़े रहते हो और अपनी लाल परी या फिर अपने नीले पंछी को 1-1 घंटे तक धोते रहते हो। मतलब जो तुम अपनी ये गाड़ी, स्कूटी वगैरह के नाम रखते हो वो हम इनको एक गीले कपड़े से भी साफ कर सकते हैं और 1 बाल्टी पानी में भी अच्छे से नहाया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम वाटर वेस्टेज को रोक सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम इस टॉपिक को डिटेल में जानते हैं कि वाटर स्कैर्सिटी के पीछे आखिर मेन रीजंस क्या क्या हैं। तो सबसे फर्स्ट रीजन है ओवर एक्सप्लॉयटेशन।
ये तो हम सभी देखते हैं कि वाटर को हम कितना ज्यादा वेस्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट रीजन भी यही है। सेकंड रीजन है अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एक बात बताओ, आप में से कितने सारे मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने कभी ना कभी तो पानी की बोतल को खरीद कर पिया ही होगा। अक्सर हम सबने कभी ना कभी तो पानी को खरीदा ही है। तो उस टाइम पर हमें कैसा लगता है कि क्या पानी के लिए भी इतने पैसे देने होंगे। मेरा कहने का मतलब ये था कि हमारी सोसाइटी में रिच और पुअर जैसे बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। हमारी सोसाइटी रिच और पुअर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अमीर लोग तो पानी को खरीद सकते हैं, लेकिन गरीब लोग तो पानी को नहीं खरीद सकते। अब पानी के लिए भी अगर हमें पैसे देने पड़ जाएं तो कैसा रहेगा। अब राजस्थान साइड कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है और वहां औरतों को 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। तो ये बड़ी ही मेजर प्रॉब्लम है जिससे हमारी सोसाइटी में डिफरेंसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। नेक्स्ट रीजन है ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब इंडिया की पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। पॉपुलेशन के नाम पर रोज इंडिया रिकॉर्ड तोड़ता ही जा रहा है। अब इतनी सारी पॉपुलेशन के लिए रिसोर्सेज भी उतने ही चाहिए और पानी भी उतना ही चाहिए। सिर्फ पीने के लिए ही नहीं बल्कि खाना बनाने के लिए भी, डोमेस्टिक यूज के लिए भी, मतलब जो घर के काम होते हैं उनके लिए भी उतना ही पानी चाहिए। अब इतनी सारी नीड्स को कंप्लीट करने के बाद वाटर स्कैर्सिटी जैसी प्रॉब्लम्स तो होंगी ही। नेक्स्ट रीजन है इंटेंस एग्रीकल्चर। इंडिया की लार्ज पॉपुलेशन को खाना भी ज्यादा ही चाहिए। अब इतनी पॉपुलेशन के खाने की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए फार्मर्स भी न्यू मेथड्स यूज करते हैं। जैसे पहले तो फार्मर्स सिर्फ रेन वाटर पर ही डिपेंड रहते थे, लेकिन अब एनवायरनमेंट में चेंज आने के बाद फार्मर्स ट्यूबवेल्स, स्प्रिंकलर्स, वेल्स का यूज करते हैं अपने खेतों में पानी लाने के लिए। अब इन मेथड से ग्राउंड वाटर लेवल कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट रीजन है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मींस शहरों की पॉपुलेशन बढ़ना। तो आजकल हम देखते ही हैं कि शहरों की पॉपुलेशन डेली बढ़ती ही जा रही है और शहरों में रिसोर्सेज भी ज्यादा होते हैं जिन्हें लोग वेस्ट भी उतना ही करते हैं। तो शहरों की पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड्स भी बढ़ रही है जिससे इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही है। और ये तो हर किसी को पता है कि इंडस्ट्रीज जितनी ज्यादा बढ़ेंगी उतने ही हमें नुकसान भी होंगे। फैक्ट्रीज में से जो भी वेस्ट आता है वो हमारे एनवायरनमेंट को कितना पोल्यूट करता है। जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं उनको ऐसे ही किसी भी रिवर में छोड़ दिया जाता है जिससे कि हमारी जो पवित्र नदियां थी वो भी पोल्यूटेड होती जा रही हैं। जैसे गंगा, यमुना। इंडिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें से 22% इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को यूज करके की जाती है। मतलब पानी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। माना कि ये न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू मेथड्स लाइफ को इजी बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे फ्यूचर की नीड्स को खत्म करते जा रहे हैं। इनसे फ्रेश वाटर का लेवल कम होता जा रहा है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज की वजह से इकोलॉजिकल क्राइसिस भी होते हैं और हमारी लाइफ में भी खतरा आ सकता है। इसके बाद एक और रीजन है जिसको हम मान सकते हैं वाटर स्कैर्सिटी के पीछे, जो है लैक ऑफ प्लानिंग। अब हम तब से डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे वाटर को वेस्ट किया जाता है। ये सब बातें हम सबको पता है, लेकिन फिर भी सब कुछ जानते हुए भी कोई भी इस प्रॉब्लम को रोकने की कोशिश नहीं करता। गवर्नमेंट कोई भी ऐसा प्लान नहीं लाती, ना ही कोई ऐसा एक्ट लाती जिससे कि वाटर स्कैर्सिटी को रोका जा सके। और अगर कोई प्लान लाती भी है तो उसको कंप्लीट नहीं किया जाता, वो कंप्लीट होने से पहले ही रुक जाता है। तो ये सब रीजन है जिनको अब ऐसा भी नहीं है कि हम वाटर को सेव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हम यही देखेंगे कि कैसे हम वाटर को कंजर्व करते हैं। इस चीज को हम पहले कुछ हिस्टोरिकल एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। जैसे 1st सेंचुरी BC में श्रृंगावीरापुरा में, जो कि इलाहाबाद के पास है, यहाँ पर फ्लड के पानी को भी कंजर्व करने के लिए चैनल्स बनाए गए थे, जिससे कि अगर कभी भी गंगा रिवर में फ्लड आती है तो पानी इधर उधर ना फैले, बल्कि उसको इरिगेशन या फिर और भी बहुत सारे कामों के लिए यूज किया जाए।
तो ये भी उस टाइम पर वाटर को कंजर्व करने के लिए बड़ा ही अच्छे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ये भी एक रूलर थे और इन्होंने भी वाटर को कंजर्व करने के लिए डैम्स, लेक्स और इरिगेशन सिस्टम बनवाए उस टाइम पर भी जब वाटर स्कैर्सिटी की इतनी ज्यादा कमी नहीं होती थी। ऐसे ही बहुत सारी इरिगेशन वर्क के एविडेंसेस उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र जैसी स्टेट्स में भी मिले हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 11th सेंचुरी का, जो लगभग 1100 साल पुराना है। भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश की कैपिटल है, तो भोपाल में एक मैनमेड, एक आर्टिफिशियल लेक बनवाई गई थी वाटर कंजर्वेशन के लिए। तो उस टाइम पर भी लोगों की स्किल्स इतनी डेवलप्ड थी कि वो खुद से ही आर्टिफिशियल लेक बना लेते थे वाटर को मैनेज करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दिल्ली के जो इल्तुतमिश थे, उनके द्वारा जो हौस खास टैंक बनवाया गया था। ये टैंक 14th सेंचुरी में बनवाया गया था ताकि सिरी फोर्ट तक पानी को सप्लाई किया जा सके। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनसे हमें पता लगा कि पुराने समय में भी अलग अलग रूलर्स ने अपने अपने टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करवाया ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि आज कैसे प्रोजेक्ट्स लाए जाते हैं वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के लिए। हमारे चैप्टर में 2 न्यू मेथड्स बता रखे हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए। फर्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड सेकंड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। डैम्स एक तरह के हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स मींस जो स्ट्रक्चर पानी के ऊपर बना रखे हों। तो ये एक तरह के बैरियर होते हैं जो पानी के तेज बहाव को स्लो डाउन करते हैं। इनको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ एक ही काम नहीं करते बल्कि बहुत सारी नीड्स को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, जैसे फ्लड कंट्रोल, सेकंड इरिगेशन, थर्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फोर्थ वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज, फिफ्थ इनलैंड नेविगेशन, सिक्स्थ रिक्रिएशन, सेवेंथ फिश ब्रीडिंग एंड एटसेट्रा। तो डैम्स ऐसे ही बहुत सारी चीजें कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है। उनका मानना था कि डैम्स को मॉडर्न इंडिया में मंदिरों की तरह माना जाएगा। तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला है? ऐसी कौन सी खास बात है डैम्स में कि उन्होंने ऐसा बोला है? तो सबसे पहला कारण तो ये था कि उनको लगा था कि डैम्स एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करेंगे क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी अच्छे से कंप्लीट हो सकेंगी और अगर एग्रीकल्चर डेवलप होगा तो विलेज इकोनॉमी भी बढ़ेगी और नेक्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ेगा क्योंकि अगर डैम्स बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे डैम्स और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो इंडस्ट्रीज भी ग्रो होंगी और अर्बन इकोनॉमी भी ग्रो होगी। शहरों के साथ साथ गांव की भी डेवलपमेंट होगी। तो इसी वजह से नेहरू जी ने डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला था। तो नेक्स्ट, अभी कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, अगर उस चीज की एडवांटेजेस होती हैं तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं जिनको फिर सोसाइटी अपोज करती है। तो भी हम वही देखते हैं कि डैम्स के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं जिनकी वजह से उनका अपोजिशन होता है। सबसे फर्स्ट डिसएडवांटेज यही है डैम्स का कि जो हमने एडवांटेजेस में पढ़ा था कि डैम्स फ्लड वाटर कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, है ना? लेकिन कई बार डैम्स फ्लड वाटर कंट्रोल नहीं कर पाते और बहुत कम ही ऐसे चांस होते हैं कि डैम्स फ्लड वाटर कंट्रोल कर पाए हैं क्योंकि पानी का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि एक टाइम पर डैम्स वाटर कंट्रोल नहीं कर पाते। इसके बाद सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि डैम्स जो पानी का नेचुरल फ्लो होता है उसे भी इफेक्ट करते हैं। मतलब मान लो एक रिवर नेचुरली फ्लो कर रही है और उसके साथ छोटे छोटे सेडिमेंट्स भी फ्लो कर रहे हैं और अगर बीच में डैम बना दिया जाए तो जितने सेडिमेंट्स होंगे वो सब डैम के एंडिंग पॉइंट पर ही इकट्ठा होकर रह जाएंगे और रिवर वाटर नेचुरली फ्लो नहीं कर पाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है डैम्स का। और इससे जो रिवर में एक्वेटिक लाइफ रहती है उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम सहनी पड़ती है। जैसे डैम्स की वजह से जो भी फोना होते हैं, मतलब जो एक्वेटिक लाइफ होती है रिवर में, उनको डैम के आसपास की एरिया से माइग्रेट होना पड़ता है। वो स्पाइंग जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो वो कंप्लीट नहीं कर पाते। इसके बाद फोर्थ है लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पीपल।
डैम्स की कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी उसके आसपास लोकल कम्युनिटीज रहती हैं, उनको अपना घर, रोजगार सब कुछ छोड़कर कहीं और सेटल होना पड़ता है। इससे उनको अपना रोजगार फिर से शुरू करना पड़ता है। उनको हेल्थ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो उनको सहनी पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये भी है कि डैम्स की वजह से सोसाइटी में सोशल गैप्स भी आ रहे हैं। तो ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो, जब भी कोई डैम बनाया जाता है तो उसका पानी अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बड़ी बड़ी नहरें बनवाई जाती हैं जिससे कि पानी अलग अलग स्टेट्स तक पहुंच सके। तो जब ये डैम्स का पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होता है तो कुछ जगह पर पानी ज्यादा चला जाता है और कुछ जगह पर कम। तो इससे स्टेट्स के बीच में भी डिस्प्यूट्स होते हैं, उनके बीच में भी मतभेद चलते रहते हैं पानी को लेकर, और इससे रिच पुअर जैसे भी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। अब नेक्स्ट, जब कुछ जगह पर पानी ज्यादा चला जाता है जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा, तो इन स्टेट्स में फार्मर के पास सफिशिएंट अमाउंट में पानी होता है और वो अपने इरिगेशन जैसी नीड्स को अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं। अब जब उनके पास सफिशिएंट अमाउंट में वाटर होगा तो ये अपने क्रॉपिंग पैटर्न को भी चेंज कर लेते हैं। मतलब इन स्टेट्स में ज्यादातर वही क्रॉप्स ग्रो की जाएंगी जिनमें पानी की जरूरत ज्यादा होती है। तो इससे वो और क्रॉप तो ग्रो ही नहीं करेंगे और सोइल भी स्लाइन होगी। इससे जो दूसरे विटामिन और प्रोटीन प्रोड्यूस करने वाली क्रॉप्स होती हैं वो फार्मर्स ग्रो नहीं करेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज है। तो अब हमने जो भी डैम्स के डिसएडवांटेजेस पढ़े, इनसे तो यही लग रहा है कि डैम्स की वजह से फायदे तो होते हैं लेकिन नुकसान भी उतने ही होते हैं। तो ऐसा कौन सा अल्टरनेटिव मेथड यूज कर सकते हैं जिससे हम वाटर को अच्छे से कंजर्व कर सकते हैं? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट मेथड यही है कि हम वाटर को कैसे अच्छे से कंजर्व कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हम अपने आसपास अक्सर देखते हैं कि जब भी बारिश आती है तो सड़कों पर पानी भर जाता है। तो कैसा रहे जब हम इस रेन वाटर को हार्वेस्ट करें, मतलब हम इसको बचाएं ताकि हम इसको फ्यूचर में और भी एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकें, है ना? तो इसी मेथड को बोल सकते हैं हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से की जाती है। जैसे हिली एरियाज में अलग तरह से की जाती है और राजस्थान साइड अलग तरह से और नॉर्थ ईस्ट साइड अलग तरह से। तो हम इन सब मेथड्स को वन बाय वन अच्छे से जान लेते हैं। सबसे फर्स्ट है गोल्स और पूल्स। तो ये हिली एंड माउंटेनियस रीजन्स में बनाए जाते हैं। इनको एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है। इनको हिल्स का एक पार्ट कट करके बनाया जाता है जहाँ पर रेन वाटर स्टोर हो जाता है और फिर बाद में उसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है खादीन्स एंड जोर्ड्स। तो राजस्थान और जैसलमेर जैसे एरियाज में ये बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ की सॉइल एरिड सॉइल होती है। एरिड सॉइल हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो ये राजस्थान और जैसलमेर जैसे एरियाज में मिलती है। खादीन्स और जोर्ड्स में एग्रीकल्चर फील्ड को कन्वर्ट करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसके तो नाम से ही पता लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ तो छत से रिलेटेड है। तो इसमें क्या करते हैं कि जब भी पहली बार बारिश आती है तो उसमें तो छत को साफ कर दिया जाता है। अब छत के अच्छे से साफ हो जाने के बाद फिर से जब भी बारिश होती है तो वो उस पानी को पीवीसी पाइप की हेल्प से एक टैंक तक पहुंचाते हैं। अब वो टैंक अंडरग्राउंड भी हो सकता है और उसको वो ऐसे ही खुला भी रख सकते हैं। तो इस मेथड को तो हम बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा मेथड बोल सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। तो इस पानी को वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं और इसीलिए वो रेन वाटर को पालर पानी भी बोलते हैं क्योंकि इसको वो मानते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेघालय साइड कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। तो वहाँ बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज किया जाता है। बैम्बू स्टिक्स को यूज करके वो अपने फील्ड्स तक पानी पहुँचाते हैं। जो बैम्बू स्टिक्स होती हैं वो पाइप की तरह होती हैं। उनको वो हाफ हाफ बीच में से काट देते हैं और फिर बाद में उनको एक दूसरे से जोड़ देते हैं। तो इससे जब भी बारिश होती है तो जो भी पानी होता है उन बैम्बू में से उनको जहाँ पहुँचाना होता है वहां तक वो पहुँचा देते हैं। वैसे तो ये मेथड बहुत पुराना है, मतलब लगभग 200 साल पुराना है, लेकिन फिर भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हेल्प कर सकता है। थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन करता तो है।
तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होते ही कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू then please share it with your classmates and please do subscribe my channel for more videos.